कैसे हो दोस्तों। मैं हूं अभिषेक जैन और जैन कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे हमने अभी एक सीरीज स्टार्ट करी है ऑनलाइन क्लासेस की, तो इसी सीरीज के अंतर्गत आज वीडियो नंबर 5 है, जिसमें हम अध्ययन करेंगे। जैसे अपन ने पिछले वीडियो में विद्युत क्षेत्र, बल रेखाएं और इन सब के बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा करी थी। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आवेश घनत्व के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे कि आवेश घनत्व होता क्या है। ठीक है, अब आवेश घनत्व में क्या होता है, जैसे आपको नाम पता लग रहा होगा कि आवेश और घनत्व। ठीक है, जिसे अपन जानते हुए आए हैं कि आवेश घनत्व, जैसे घनत्व का मतलब अपन आज तक अपन ये पता करते आए हैं कि द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो वो आयतन घनत्व होता है या फिर वो द्रव्यमान घनत्व होता है, क्योंकि उस आयतन में पूरा क्या फैला हुआ रहता है, द्रव्यमान ही फैला रहता है। लेकिन यहाँ हम बात करें आवेशों के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे जो जैसे अपन जानते हैं कि 3 प्रकार के जैसे 3 अक्ष होते हैं, कौन कौन से, 1D 2D और 3D। ठीक है, 1D हुआ तो या तो एक्स अक्ष या वाई अक्ष या जेड अक्ष, जो भी लीनियर जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि एक वायर हो गया, एक लकड़ी हो गई, तो इस प्रकार में अपन उसको 1 डायमेंशन में अपन यूज करते हैं, जो एक रेखा के रूप में अपन यूज करते हैं। वहां पे कोई आयतन नहीं मान के चलते हैं, वहां पर कोई एरिया नहीं होता है। दूसरा कि जैसे ये बोर्ड हो गया, इस बोर्ड में 2 अक्ष है आपके पास, एक तो हो गया एक्स अक्ष और दूसरा क्या हो गया आपके पास वाई अक्ष। तो ये जो आपको सरफेस दिख रही है, ये जो आपके पास क्षेत्रफल दिख रहा है, तो अगर इस पर कोई आवेश होता है तो इसको अपन क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहेंगे। और अगर पूरा जैसे कमरा हो गया, इस कमरे के अंदर या किसी बॉल के अंदर, ठीक है, या किसी गेंद के अंदर अगर अपन आवेश देखते हैं तो वो आपके पास वहां पे आयतन होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने इसको 3 भागों में बांटा है कि जो आवेश घनत्व होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होगा आपके पास रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व को हम किस चीज से डिनोट करेंगे, इससे डिनोट करेंगे अपन लैम्बडा से। ठीक है, अब देखिए सपोज किया कि एक लेंथ हो गई आपके पास AB, जिसकी लेंथ कितनी हो गई आपके पास L हो गई, और उस पर जो कुल आवेश है वो आपके पास कितने आवेश होगा, आपके पास Q आवेश है। ठीक है, तो आवेश घनत्व की परिभाषा क्या है, तो आवेश घनत्व की अगर हम परिभाषा देखेंगे तो आवेश घनत्व की परिभाषा ये बोलती है कि कुल आवेश बटे कुल लंबाई। रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि वहां पर खाली रेखा है तो वहां पर खाली लंबाई हो सकती है, तो इस हिसाब से अपन लैम्बडा बराबर अपन लिखते हैं रेखीय आवेश घनत्व को लैम्बडा से प्रदर्शित करें, तो लैम्बडा बराबर कुल आवेश तो हो गया Q, L लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश और उसकी कुल लंबाई वो स्मॉल l होगी। ठीक है, अगर अपन इसकी इकाई की बात करें तो इकाई क्या हो जाएगा, Q से तो आएगा आपके पास कूलाम और L से आएगा आपके पास मीटर, तो इसकी इकाई होगी आपके पास कूलाम पर मीटर। तो यहाँ से अपन देखेंगे Q बराबर कितना हो गया, लैम्बडा इंटू L। तो लैम्बडा क्या हो गया, लैम्बडा का मतलब हो गया कि प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। अब ये अपन कितना भी लंबा ले सकते हैं, जैसे प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश 1 कूलाम है, तो अगर अपन ने 100 मीटर लंबी अगर अपन ने लिया तो उस कंडीशन में आपके पास जो आवेश हो जाएगा वो 100 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन आवेश अपन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हो जाता है आपके पास क्षेत्रीय आवेश घनत्व। अब क्षेत्रीय आवेश घनत्व में क्या होता है, अपन इससे पहले बात करेंगे अल्पांश की। क्या हो कि अपन एक छोटी सी लंबाई ले लें, पूरी लंबाई ना लेंगे, एक छोटी सी लंबाई लें। यदि छोटी सी लंबाई लेते हैं, छोटी सी लंबाई पर जो आवेश का मान होगा वो भी कितना होगा, अल्पांश होगा, जिसको अपन ने किससे लिखा है, dq से लिखा है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यदि आवेश q की जगह dq आ गया तो लंबाई भी l की जगह क्या आ जाएगा, dl आ जाएगा, तो dq कितना हो जाएगा, लैम्बडा इंटू dl। और यदि अपने को इससे पूर्ण आवेश को ज्ञात करना है तो इसका अपने को समाकलन करना पड़ेगा। ये यहाँ पे समाकलन किया बोथ साइड, तो dq का तो हो गया q और यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन या समाकलन लैम्बडा डॉट dl। अब ये dl कुछ भी हो सकता है, ये अपन न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। फिर वापस दूसरा आ जाता है आपके पास क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व में क्या होगा कि सपोज क्या कोई भी एक रैंडमली क्षेत्रफल हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया आपके पास A और इसके अंदर कितना आवेश था आपके पास, Q आवेश था। ठीक है, तो आवेश घनत्व की परिभाषा से कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, तो Q बाई A। तो यहाँ से Q का मान निकला वो कितना हो गया, सिग्मा इंटू A। अगर इसकी इकाई के बारे में बात करें तो Q तो हो गया कूलाम और A से हो गया आपके पास मीटर स्क्वायर, तो इसकी जो इकाई होगी वो होगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। या फिर मैं कहूँ कि जिस किसी घनत्व की अगर पीछे यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर होगा तो वो क्षेत्रीय आवेश घनत्व होगा, जिसको हम सिग्मा से लिखेंगे। वापस दूसरा, अगर इसमें एक अल्पांश आवेश ले लूं मैं, इस पूरे क्षेत्रफल में लेकर मैंने एक छोटा सा अल्पांश आवेश ले लिया जिसका क्षेत्रफल होगा आपके पास d, तो इसमें आवेश भी कितना होगा, dq। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप लिख सकते हैं q की जगह dq आ गया तो a की जगह d आ जाएगा, dq इज इक्वल टू सिग्मा इनटू da। पूर्ण आवेश ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ अपन समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर dq का समाकलन होगा q, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन सिग्मा डॉट
डीवी, ठीक है। फिर अपन तीसरा आ जाता है आपके पास आयतन आवेश घनत्व के ऊपर। आयतन आवेश घनत्व को अपन कैसे लिखते हैं, अपन रो से लिखते हैं, ठीक है। अब मान लिया कि कोई एक आयतन हो गया, सपोज कि क्यूब मैंने ले लिया, क्यूब या घन या अपन ले सकते हैं अपन कोई घन ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल आवेश कितने हो गए आपके पास, क्यू आवेश हो गया। तो आवेश घनत्व की परिभाषा से कुल आवेश बटे कितना होगा आपके पास, कुल आयतन, यहाँ पर भी आयतन है तो इसकी इकाई कितनी रहेगी, कूलम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई बी इंटू कितना होगा आपके पास रो। यदि अल्पांश आवेश आप कितना लेते हो, यदि अल्पांश अगर आप आयतन लेते हो डीवी, तो अल्पांश आवेश भी कितना हो जाएगा आपके पास डीक्यू। तो डीक्यू बराबर इस परिभाषा से अपन देख सकते हैं, डीक्यू बराबर कितना होगा रो इंटू कितना होगा डीवी। यहाँ पे रो क्या है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। सिग्मा क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। लेमड़ा क्या है, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। इस चीज को बहुत ही क्लियर आपको करना पड़ेगा। तो ये अल्पांश आवेश आपके पास हो गया, अल्पांश आवेश dq बराबर कितना हो गया रो इंटू डीवी। तो q बराबर हो गया इंटीग्रेशन dq इज इक्वल टू क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ रो डॉट डीवी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस पर अल्पांश आवेश अल्पांश आयतन में उपस्थित आवेश का मान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये तो अपन पढ़ चुके हैं, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इन सारी चीजों के बाद। अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को कैसे ज्ञात करेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण कैसे ज्ञात करेंगे, अक्ष और निरक्ष पर सारी चीजों की चर्चा भी अपन करने वाले हैं। जी हाँ, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम देखेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर अपन विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। सपोज क्या यहाँ पर एक बिंदु आवेश हो गया आपके पास जो कि ए बिंदु पर स्थित है, ये आपके पास ए बिंदु पर स्थित है और उस पर जो आवेश हो गया वो कितना होगा आपके पास प्लस की हो गया। अब इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर मुझे क्या करना है, इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस बिंदु पर मैं क्या मानूंगा, एक काल्पनिक टेस्ट चार्ज जिसको अपन बोलते हैं परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट, ये मानूंगा मैं, ठीक है। अभी ये प्लस क्यू नोट की किस प्रकार का होता है, इसकी क्या क्या खासियत होनी चाहिए, ये भी अपन इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। कि ये अल्पांश आवेश हो गया आपके पास, एक परीक्षण आवेश हो गया, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से तो इससे r बिंदु पर हो गया, तो ये प्लस क्यू आवेश एक दूसरे को कौन सा बल लगाएंगे आपके पास, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि जो प्लस क्यू आवेश होता है उससे विद्युत बल रेखा है लंबवत बाहर की तरफ निकलती है और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखा लंबवत किधर आती है आपके पास, अंदर की तरफ आती है। तो देखो अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इस प्लस के कारण विद्युत बल रेखा को किधर निकलेगी, लंबवत बाहर की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास जो कूलॉम का जो फॉर्मूला लग गया वो कितना होगा, कूलॉम के नियम से आपके पास F वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा k q नोट अपॉन कितना होगा r स्क्वायर इनटू कितना होगा आपके पास r के। तो q कौन सा आवेश हो गया, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और या फिर जिसके कारण बल उत्पन्न हो रहा है। q नोट कौन सा हो गया, जिस पर बल लगाया जा रहा है, कितनी दूरी पर लगा रहे हैं, r दूरी पर लगा रहे हैं और किस दिशा में लगा रहे हैं, r की दिशा में लगा रहे हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान से याद रखिएगा। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है कि बल प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल, तो F बाई कितना होगा आपके पास Q नोट, F का मान अपन ने यहाँ से रखा तो होगा k q नोट अपॉन r स्क्वायर अपॉन Q नोट। तो Q नोट से Q नोट आपके पास कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास E वेक्टर इज इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर और ये होगा आपके पास r के। तो जो दिशा विद्युत बल की होगी वो की हुई दिशा विद्युत क्षेत्र की होगी, या वाइस वर्सा अपन बोल सकते हैं कि जो दिशा विद्युत क्षेत्र की होगी वो की हुई दिशा किसकी होगी, विद्युत बल की होगी। आपको पता होगा कि जो दिशा ज्ञात करने के लिए या दिशा बतलाने के लिए अपन एकांक सदिश का उपयोग करते हैं, ये अपन 11th चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये भी एक प्रकार का सदिश ही होता है। अब बात है कि यदि अल्पांश आवेश dq लिया जाए तो क्या होगा, क्योंकि प्रकृति में कभी भी एक बिंदु आवेश नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अल्पांश आवेश dq लिया जाए तो उस कंडीशन में उससे निकलने वाला जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी अल्पांश होगा, जिसको अपन dE से प्रदर्शित करेंगे। तो फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पर E है, अगर E की जगह dE आ गया तो Q की जगह क्या आ जाएगा, dq आ जाएगा। तो dE वेक्टर इज इक्वल टू k dq अपॉन r स्क्वायर और ये कितना होगा आपके पास r के। तो E इज इक्वल टू दोनों तरफ आपने समाकलन लिया, तो E वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dE इंटीग्रेशन ऑफ k डॉट dq अपॉन r स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा आपके पास r के हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या कर सकते हैं, अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो परीक्षण आवेश है, ठीक है, अब इस परीक्षण आवेश की क्या क्या खासियत होनी चाहिए। ये जो परीक्षण आवेश अपन लेते हैं हमेशा, जिसको अपन टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं Q नोट, इसकी क्या क्या खासियत होनी चाहिए। देखो
इसकी फर्स्ट खासियत ये होनी चाहिए कि ये जो क्यू नोट का जो मान है ये बाकी जो आवेशों की तुलना में इसका मान क्या होना चाहिए, अत्यधिक कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए कि अगर इसका मान क्यू नोट का मान क्यू के बराबर होगा या क्यू नोट का मान क्यू से ज्यादा होगा तो ये इसके ऊपर बल लगाने की अपेक्षा क्या करेगा, उल्टा इसके ऊपर बल लगाने लग जाएगा। मतलब जिसको मैं मेरी लैंग्वेज में बोलता हूँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया, आपको सुन के हंसी आएगी इसमें, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब हो गया कि जिसमें ज्यादा पावर है वो उसके ऊपर बल लगाएगा। तो यहाँ पे क्यू, चूंकि क्यू का मान क्यू नोट के मान से बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में ये ही इसके ऊपर बल लगा सकता है, ये कभी भी इसके ऊपर बल नहीं लगाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके पास होगी कि जो अल्पांश आवेश जो होता है या जिसको अपन क्या बोलते हैं परीक्षण आवेश, ठीक है, जो परीक्षण आवेश होता है वो कभी भी किसी के ऊपर भी बल नहीं लगाता है या कभी भी किसी को अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब जो भी बल लगाएंगे वो सब किसके ऊपर लगेगा, परीक्षण आवेश के ऊपर लगेगा। परीक्षण आवेश कभी भी दूसरे अन्य आवेशों पर बल नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मान अन्य आवेशों की तुलना में क्या होता है, आपके पास बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी चीज है कि अगर किसी भी आवेश के पास में अगर प्लस क्यू, जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक विद्युत बल रेखा आपके पास निकल रही है, ठीक है, अगर इस विद्युत बल रेखा पे मैंने अगर आपको प्लस क्यू नॉट आवेश रख दिया तो उस कंडीशन में इसके ऊपर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा और ये विद्युत बल रेखा जहां जहां जा रही है उस पथ पर ये क्या करने लग जाएगा, आपके पास निर्वात रूप से गमन क्या करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये परीक्षण आवेश के बारे में अपन बता सकते हैं। तो ये तो होगी परीक्षण आवेश के बारे में बात। अब अपन आगे बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में, ठीक है। जी हाँ, अब अपन बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी में अपन जब भी पढ़ते हैं ये आगे भी बहुत काम आएगा। जैसे चुंबकीय ध्रुव होते हैं आपके पास, एक नॉर्थ ध्रुव होता है, एक साउथ ध्रुव होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आवेशों में भी एक द्विध्रुव होता है। जैसे अपन एक एग्जांपल की बात करें, एक सोडियम लेते हैं अपन, जैसे नमक को अपन क्या लिखते हैं, NaCl, ठीक है। तो नमक को अपन लिखते हैं Na, ये हो गया आपके पास Na और कितना होगा Cl, ठीक है। तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या हो जाता है, ये हो जाता है Na प्लस और क्या हो जाता है Cl माइनस। मतलब इसके ऊपर तो प्लस क्यू आवेश होता है और इसके ऊपर क्या रहता है आपके पास माइनस क्यू आवेश होता है। इसका मतलब दो आवेश, दो समान प्रकृति के, दो विपरीत प्रकृति के और तथा समान परिणाम के दो आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर अपन इसको डिटेल में बोले तो यदि प्रकृति में एक तो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर उपस्थित हो तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, इस प्रकार की जो कॉम्बिनेशन जो मिलता है उसको क्या नाम दिया गया आपके पास, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत मतलब आवेश, द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव, मतलब एक धन और एक क्या हो गया ऋण, जैसे चुंबक में होते हैं, एक साउथ ध्रुव मतलब एक उत्तर ध्रुव और एक क्या होगा आपके पास दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब ये हमेशा एक स्टेबल फॉर्म में आपको मिलते हैं। स्टेबल फॉर्म में मतलब, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, बहुत अल्पांश होती है, 2a होती है आपके पास, जिसको अपन 2a से लिखते हैं। अब यहाँ पे 2a दूरी क्यों दी गई, किसी के मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि द्विध्रुव से अगर जब दूरी लेनी हो तो इसकी दूरी हमेशा कहां से लेते हैं, इसके मध्य बिंदु से, O से। न तो अपन प्लस क्यू से किसी भी चीज की दूरी लेंगे, न माइनस क्यू से लेंगे। यदि किसी भी चीज की दूरी द्विध्रुव से ली गई है, इसका मतलब वो इसके मिड पॉइंट से या मध्य बिंदु से लिया गया है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितनी हो जाती है, 1, और यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितनी हो जाती है, 1। तो टोटल मिला के कितना हो जाता है आपके पास 2 है, ठीक है। तो अब प्रकृति में विद्युत द्विध्रुव कहाँ मिलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया नमक का, ठीक है। तो नमक में हो जाता है आपके पास NaCl, तो ये हो जाता है Na प्लस और क्या हो गया Cl माइनस। तो Na प्लस में प्लस क्यू हो गया एक तो, और ये हो गया आपके पास माइनस क्यू हो गया। तो विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर उपस्थित है। जैसे हो गया आपके पास HCl हाइड्रोक्लोराइड, तो इसमें कितना होगा आपके पास H प्लस और कितना होगा आपके पास Cl माइनस। तो इससे प्रकृति में बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जो कि विद्युत द्विध्रुव को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। ये तो बात होगी परिभाषा की। फिर से मैं बता देता हूँ कि यदि दो समान परिणाम और विपरीत प्रकृति के दो आवेश, जरूरी नहीं कि वो खाली क्यू ही हो, वो +2q -2q भी हो सकता है, +5q -5q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यदि समान परिणाम और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित है, अल्प दूरी ऐसा नहीं कि ज्यादा दूरी हो, है ना,
तो जैसे नमक का एक अणु हो गया, उसमें NaCl में कितनी दूरी होती है, बिल्कुल नगण्य, अपन खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये अल्प दूरी हो गई। तो ऐसी व्यवस्था अगर होती है तो उसको अपन विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। दूसरा आ गया आपके पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जैसे कि न्यूमेरिकली विद्युत द्विध्रुव को अपने यूज में लेना है, तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। न्यूमेरिकली अपन कैसे यूज में लेंगे, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हमेशा किससे लिखते हैं, पी वेक्टर से, हमेशा इसे लिखते हैं पी वेक्टर। अब उसकी परिभाषा क्या होती है कि आवेशों का परिमाण, आवेशों का परिणाम, मतलब प्लस क्यू का आवेश भी क्यू होगा, माइनस क्यू का आवेश भी कितना होगा, क्यू होगा। तो आवेशों का परिमाण, आवेशों का परिमाण इनटू उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मतलब कितना होगा आपके पास 2 है, ठीक है। तो आपके पास P वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, Q इनटू कितना होगा, 2 है। अब चूंकि Q तो एक अदिश राशि होती है, तो 2 क्या होगी, सदिश राशि होगी। अब चूंकि ये सदिश राशि है तो डेफिनेटली इसकी कुछ ना कुछ तो दिशा होनी चाहिए, ठीक है। और अब ये किसी सदिश में किसी अदिश का गुणा होता है, या किसी स्केलर में किसी वेक्टर में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई होता है, तो मिलने वाली राशि भी क्या मिलती है, अपने को वेक्टर ही मिलती है। अर्थात किसी सदिश में किसी अदिश राशि का मल्टीप्लाई होता है तो मिलने वाली राशि अपने को सदिश ही मिलती है। अब चूंकि ये सदिश है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। तो वो डायरेक्शन के बारे में अगर अपन बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा -q आवेश से, -q आवेश से किधर होगी आपके पास, +q आवेश की तरफ होगी। क्या होगा आपके पास, -q आवेश से किधर होगी आपके पास, +q आवेश की तरफ होगी हमेशा। ये चीज आपको हमेशा रहेगा। तो P वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो -q से +q की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्थिति जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपके पास, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी का मान हमेशा क्या आएगा आपके पास, ऋणात्मक आएगा। अभी अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि U इज k q स्क्वायर अपॉन कितना आपके पास 2 है। तो ये वैल्यू आपके पास आएगी, अपन इसको आगे जाके पढ़ेंगे। इस वजह से इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है आपके पास, ऋणात्मक या -q से किधर रहती है, +q की तरफ ही रहती है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है।